हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के लेसन नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है भू संचलन, पटल विरूपण, भ्रंश एवं वलन, यानी कि अर्थ मोमेंट, डिस्ट्रोफिज्म, फॉल्ट्स एंड फॉल्ट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं यह अध्याय। भू संचलन। दोस्तों, भू संचलन यानी कि अर्थ मूवमेंट का जो सामान्य अर्थ है वो पृथ्वी की गतियों से संबंधित है, यानी कि इसके अंतर्जात बलों के बारे में और इसके बहिर्जात बलों के बारे में जो भी तथ्य हमारे सामने आते हैं, जो भी गतियां हमारे सामने आती है, उन सभी को हम भू संचलन का नाम देते हैं। पृथ्वी के अंदर कई सारी गतियां होती है, जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में भूकंप, ज्वालामुखी, उसके अलावा कुछ पर्वत निर्माणकारी घटनाएं होती है, कुछ महाद्वीपीय निर्माणकारी घटनाएं होती है। इन सभी गतियों तथा बहिर्जात बलों यानी कि अनाच्छादन में जो अपर्दन, अपक्षीय निक्षेपण आदि शामिल होते हैं, उन सभी को इस भू संचलन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम भू संचलन में अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स। तो देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। इस बल से पृथ्वी में दो तरह के संचलन यानी कि मूवमेंट्स उत्पन्न होते हैं। एक तो क्षैतिज संचलन यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, दूसरा लंबवत संचलन यानी कि वर्टिकल मूवमेंट। इन संचलनों द्वारा भूतल पर अनेक विषमताओं का सूत्रपात या निर्माण होता है, जिस कारण भूतल पर तरह तरह के उच्चावचों का निर्माण एवं विकास होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंशन आदि। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है आकस्मिक संचलन यानी कि सडन मूवमेंट, और दूसरा है पटल विरूपणी संचलन यानी कि डिस्ट्रोफिक मूवमेंट। तो पहले बात करते हैं हम आकस्मिक संचलन की, यानी कि सडन मूवमेंट की। सडन मूवमेंट का मतलब जो ऐसे संचलन जो अचानक ही होते हैं, जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये दोनों क्रियाएं अचानक ही होती है, तो इसको हम आकस्मिक संचलन में शामिल करते हैं। तो देखते हैं आकस्मिक संचलन, सडन मूवमेंट। आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इससे उत्पन्न घटनाएं आकस्मिक होती है तथा अचानक ही इनके द्वारा भूतल के ऊपर तथा नीचे विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं। आकस्मिक संचलन के प्रमुख कारण भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट द्वारा अचानक भारी परिवर्तन हो जाते हैं। लावा का धरातल के नीचे सिल, डाइक, बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ आदि के रूप में प्रवेश हो जाता है। धरातल के ऊपर लावा के प्रवाह के कारण लावा पठार, लावा मैदान, विभिन्न प्रकार के संकुओं आदि का निर्माण होता है। भूकंप के कारण कुछ क्षणों के अंदर ही भूतल पर झील, सागर आदि का निर्माण हो जाता है। तो ये दोनों ही संचलन यानी कि ज्वालामुखी और भूकंप आकस्मिक संचलन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, और इनके द्वारा कई विनाशकारी घटनाएं भी होती है। साथ ही कुछ निर्माणात्मक घटनाएं भी, निर्माणात्मक संरचनाएं भी इनके द्वारा विकसित होती है। इन दोनों ही बलों का, दोनों ही संचलनों का, दोनों ही आकस्मिक संचलनों का हम भूकंप तथा ज्वालामुखी वाले लेसन में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिलहाल इनके बारे में इतनी ही जानकारी है यहाँ पर। इनको आगे नेक्स्ट लेसन में हम विस्तार से जानेंगे। दूसरा है हमारा पटल विरूपणी संचलन, डिस्ट्रोफिक मूवमेंट। पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत तथा क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। ये बल मंद गति से कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है या परिलक्षित होता है तथा वृत्ताकार स्थल रूपों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपणी संचलन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है महादेशीय संचलन, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है।
और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी संचलन, जिसके द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। तो पहले बात करते हैं हम महादेशीय संचलन की। इसको एफिरोजेनेटिक मोमेंट भी कहा जाता है। एफिरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के एफिरोज, जिसका अर्थ महाद्वीप होता है, तथा जेनेसिस, जिसका अर्थ उत्पत्ति होता है, से मिलकर बना है। इस संचलन से महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतरण एवं निर्गमन तथा निमज्जन की क्रियाएं होती है। ये दोनों क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचायिका है। लंबवत संचलन का मतलब होता है उत्थान तथा अवतरण होना, यानी कि किसी भाग का ऊपर उठना और किसी भाग का नीचे धंसना। दिशा के आधार पर इसे पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी मुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। ऊपरी मुखी संचलन यानी कि अपवर्ड मूवमेंट। इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग में महाद्वीपीय भाग या उसका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, तो इसे उत्थान या उभार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि महाद्वीपीय भाग या उसका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, तो इस क्रिया को उत्थान या उभार या अपलिफ्टमेंट कहा जाता है। दूसरे वर्ग में महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से जो पहले जलमग्न था ऊपर उठ जाता है, तो इसे निर्गमन या इमरजेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, महाद्वीप का तटीय भाग जो पहले महाद्वीप का तटीय भाग जो पहले जलमग्न था सागर तल से ऊपर उठ जाता है, तो इस क्रिया को निर्गमन या इमरजेंस कहते हैं। तो इस तरह से दो तरह के उत्थान होते हैं ऊपरी मुखी संचलन के माध्यम से। अब है अधोमुखी संचलन, डाउनवर्ड मूवमेंट। इससे इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में दो तरह के धसाव होते हैं। प्रथम वर्ग में स्थल का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अपनी समीपी सतह से नीचे धंस जाता है, इसे अवतरण कहते हैं। यानी कि स्थल का कोई भाग अपनी समीपी सतह से या स्थानीय या प्रादेशिक रूप में अपनी आसपास की सतह से नीचे धंस जाता है, तो इस क्रिया को अवतरण कहा जाता है, सब्सिडेंस कहा जाता है। ठीक है। दूसरे वर्ग में स्थलखंड सागर तल से नीचे चला जाता है, इस क्रिया को निमज्जन या सबमर्जेंस कहा जाता है। ठीक है। दूसरे टाइप में क्या होता है कि जो स्थलखंड है वो सागर तल से नीचे चला जाता है, यानी कि जो तटीय भाग है वो तटीय भाग समुद्र के नीचे समा जाता है, तो इस क्रिया को हम निमज्जन या सबमर्जेंस कहते हैं। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि अवतरण की जो क्रिया है वो तटीय भाग या महाद्वीप के बीच कहीं भी हो सकती है, परंतु जो निमज्जन की क्रिया है वो तटीय भागों या सागरीय भागों में ही हो सकता है, क्योंकि निमज्जन तभी हो पाएगा जब वह कोई तटीय भाग सागर तल के नीचे समा जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा महादेशीय जनक या महादेशीय संचलन। ठीक है, एफिरोजेनेटिक मूवमेंट। अब सेकेंड नंबर पर है हमारा पर्वत निर्माणकारी संचलन, ओरोजेनेटिक मूवमेंट। ओरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के ओरोज, जिसका अर्थ पर्वत होता है, तथा जेनेसिस, जिसका अर्थ उत्पत्ति होता है, से मिलकर बना है। इसे संक्षिप्त रूप में पर्वतन बल या पर्वतन भी कहा जाता है। पर्वतन बल के अंतर्गत बल प्राय क्षैतिज रूप में कार्य करता है, अतः इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल फोर्स कहा जाता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उससे तनाव यानी कि टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। यानी कि जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो खिंचाव होता है, खिंचाव होने से तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस बल को हम तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में भ्रंश यानी कि फॉल्ट, दरारें यानी कि फ्रैक्चर्स तथा चटकने यानी कि क्रैक्स पड़ जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना, तनाव के कारण धरातल में भ्रंश, दरार तथा चटकने पड़ती है। ये सारी क्रियाएं तनाव के कारण होती है। जब बल आमने सामने कार्य करता है तो संपीड़न होने लगता है
और इसे संपीड़नात्मक बल यानी कि कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। इससे धरातलीय चट्टानों में समवलन यानी कि वार्फ तथा वलन यानी कि फॉल्स पड़ जाते हैं। फॉल्स का मतलब होता है मोड़ पड़ना। तो ये इस तरह से दो तरह के पटल विरूपणी संचलन थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम भूपटल विभंग की, यानी कि क्रिस्टल फ्रैक्चर की। भूपटल में पृथ्वी के अंतर्गत बल द्वारा एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण को भूपटल विभंग कहते हैं। भूपटल में पृथ्वी के अंतर्गत बलों द्वारा एक तल होता है, उस तल के सहारे चट्टानें जब स्थानांतरित होती है, सरकती है, तो उस कंडीशन को भूपटल विभंग कहते हैं। भूपटल विभंग अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण तनाव तथा संपीड़न टेंशन एंड कंप्रेशन के कारण होता है। यानी कि विभंग का मतलब टूटना, स्थानांतरित होना आदि है। जब तनाव की शक्ति सामान्य होती है तो भूपटल में केवल चटकने यानी कि क्रैक्स ही पड़ती है, परंतु यदि यह शक्ति कुछ प्रबल होती है तो चट्टानों के स्तरों में स्थानांतरण होने लगता है। इसे विभंग यानी कि फ्रैक्चर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पटल विरूपण समाप्त होता है और उसके बाद में जो हमारा मुख्य बिंदु है, यानी कि अध्याय में हमने देखा था कि अध्याय का नाम भू संचलन, पटल विरूपण, भ्रंश एवं वलन था। ठीक है, तो हमारा भू संचलन लगभग चल रहा है साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद में हमारा पटल विरूपण समाप्त हो चुका है। अब है तीसरा बिंदु भ्रंश। ठीक है, तो देखिए भ्रंश फॉल्ट्स। तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल यानी कि प्लेन के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। ध्यान देना, तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण यानी कि चट्टानों में तनाव होकर चट्टानें टूटकर अगर स्थानांतरित होती है, किसी एक तल के सहारे स्थानांतरित होती है, तो जो उत्पन्न संरचना होगी उस उत्पन्न संरचना को हम भ्रंश कहेंगे। ठीक है, ये आप स्वयं प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। किन्हीं दो चीज़ों को जोर से खींचना और उनमें जब फ्रैक्चर उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो बीच का जो भूभाग होगा, बीच का जो रिक्त स्थान होगा, उस रिक्त स्थान को हम फ्रंस या फॉल्ट कह सकते हैं। जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल या भ्रंश तल कहते हैं। भ्रंश तल के सहारे गति का संचलन किसी भी रूप में हो सकता है या किसी भी दिशा में कार्य कर सकता है। ठीक है, भ्रंश तल जो भ्रंश होता है उस भ्रंश में कई सारी विशेषताएं होती है, अलग अलग आकृतियां होती है। तो उसके उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। विभंग तल या भ्रंश तल, ये हमने देख लिया कि जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल या भ्रंश तल कहा जाता है। दूसरा है हमारा भ्रंश नति यानी कि फोल्ट डिप। भ्रंश तथा क्षैतिज तल के बीच के कोण को विभंग भ्रंश तल की नति कहते हैं। तीसरा है उत्क्षेपित खंड अपथ्रॉन साइड, इसे ऊर्ध्व पार्श्व भी कहा जाता है। भ्रंश तल के दूसरी ओर के खंड की अपेक्षा ऊंचे भाग को उत्क्षेपित खंड कहा जाता है। चौथा है अधक्षेपित खंड डाउन थ्रोन साइड, इसे अवपात पार्श्व भी कहते हैं। ऊपर उठे खंड की अपेक्षा निचले खंड को अधक्षेपित खंड कहते हैं। पांचवा है शीर्ष भित्ति हैंगिंग ऑल। भ्रंश की ऊपरी दीवार को शीर्ष भित्ति या ऊपरी भित्ति कहते हैं। छठा है पाद भित्ति यानी कि फुटवॉल। भ्रंश की निचली दीवार को पाद भित्ति कहते हैं। सातवां है भ्रंश कगार फॉल्ट स्क्रैप। भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारे को भ्रंश कगार कहते हैं। इन सभी को आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि कौन सी संरचना किस जगह पर है और किस तरह से निर्मित है। ठीक है, ये ऊपर जो खंड दिख रहा है आपको, यह उत्क्षेपित खंड है। ठीक है, इसके ही बगल में ये साइड में नीचे जो कोण बना हुआ है वो स्ट्राइक है, डिफे कोण है। इसके नीचे यह अधक्षेपित खंड है। ठीक है, इधर ये नीचे नीचे लटकती दीवार है और ये डिफ एंगल बना रहा है इसके साथ। ठीक है, ऊपर ऊपर देखते हैं हम कि जो
ढाल बना हुआ है, उस ढाल के सहारे भ्रंश कगार है। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से आप इन सभी विशेषताओं को ध्यान से देख सकते हो एक भ्रंश की विशेषताओं के रूप में। इसके बाद में हमारा भ्रंश के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉल्ट। सबसे पहले देखते हैं हम सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट। यह क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट, जब चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। ध्यान देना, जब चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड विपरीत दिशाओं में सरक रहे हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। शीर्ष भित्ति अधक्षेपित खंड की ओर होती है, इसमें भ्रंश तल लंबवत या खड़े ढाल वाले होते हैं। सामान्य भ्रंश द्वारा निर्मित खड़े ढाल वाले कगार को भ्रंश कगार कहा जाता है, जो कि हमने आगे भी देखा था। भ्रंश कगार की ऊंचाई कुछ मीटर से 1000 मीटर तक होती है। यहाँ पर यह चित्र दिखाया गया है इसका, सामान्य भ्रंश का। अभी केवल सामान्य भ्रंश का चित्र देखें आप, क्योंकि इसमें रिवर्स फोल्ड का भी चित्र दिखाया गया है, यानी कि व्युत्क्रम भ्रंश का भी दिखाया गया है। तो ये जो सामान्य भ्रंश है, पहला जो चित्र है, ये जो चित्र है ए, चित्र नंबर ए, ठीक है, इसमें तनाव की कंडीशन उत्पन्न हो रही है, उस कारण से दो भूखंड एक दूसरे की विपरीत दिशा में सरक रहे हैं, तो इस निर्मित भ्रंश को हम सामान्य भ्रंश कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं व्युत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट। जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश यानी कि रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। सामान्य भ्रंश में तो दोनों खंड विपरीत दिशाओं में सरक रहे थे, परंतु व्युत्क्रम भ्रंश में दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं। ठीक है, इस क्रिया में चट्टान का खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम यानी कि थ्रस्ट कहा जाता है। इस आधार पर इसे क्षैतिज खंड यानी कि थ्रस्ट फॉल्ट भी कहा जाता है। इसमें शीर्ष भित्ति ऊपरी खंड के साथ ऊपर की ओर होती है। भ्रंश तल का ढाल सामान्य होता है। व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न संपीड़न द्वारा ही होता है, अतः इसे संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहा जाता है। जब संपीड़न अधिक होता है तो भ्रंश का एक खंड दूसरे खंड पर चढ़ जाता है। इस तरह के भ्रंश को अधिक्षिप्त यानी कि ओवरथ्रस्ट फॉल्ट भी कहते हैं। इसमें भ्रंश तल क्षैतिज रहता है। तो ये था हमारा व्युत्क्रम भ्रंश, जिसमें दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं। ठीक है, तीसरा है पार्श्वीय या नतिलंबी सर्पण भ्रंश, लेटरल फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। क्षैतिज दिशा में संचलन होने से जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उसे पार्श्वीय यानी कि लेटरल फॉल्ट या नतिलंबी भ्रंश यानी कि स्ट्राइक स्लिप कहते हैं। इसमें कगार की रचना बहुत कम ऊंची या फिर नहीं होती। जब शैलखंड का संचलन भ्रंश तल की बाईं ओर होता है तो उसे वाम पार्श्ववर्ती लेफ्ट लेटरल या सिनेट्रल भ्रंश कहते हैं। ये ध्यान रखना, सिनेट्रल भ्रंश किसे कहा जाता है? जब शैलखंड का संचलन भ्रंश तल की बाईं ओर होता है, शैलखंड का संचलन भ्रंश तल की बाईं ओर होता है तो उसे सिनेट्रल भ्रंश या वाम पार्श्ववर्ती भ्रंश कहते हैं। जब शैलखंड का संचलन भ्रंश तल के दाईं ओर होता है तो उसे दक्षिण पार्श्ववर्ती भ्रंश, राइट लेटरल फॉल्ट या डेक्स्ट्रल भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, मैं आपको व्युत्क्रम भ्रंश का चित्र बताना भूल गया था, तो ये देख लीजिए आप लोग। ये जो बी जो चित्र है, ये चित्र व्युत्क्रम भ्रंश का है। इसमें दो भूखंड आमने सामने खिसकते हैं। ठीक है, ये जो चित्र है ये डेक्स्ट्रल भ्रंश का और सिनेट्रल भ्रंश का है। इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से वाम पार्श्ववर्ती भ्रंश का निर्माण हो रहा है और किस तरह से दक्षिणी पार्श्वीय भ्रंश का निर्माण हो रहा है। यानी कि जो चित्र ए है वो तो डेक्स्ट्रल भ्रंश का है, जिसमें दक्षिणी पार्श्वीय भ्रंश का निर्माण होता है। यानी कि भ्रंश तल के दाईं ओर शैलखंड का संचलन हो रहा है। जबकि जो चित्र बी है, उस चित्र बी में शैलखंड का संचलन भ्रंश तल की बाईं ओर हो रहा है और इसे हम वाम पार्श्ववर्ती भ्रंश या सिनेट्रल भ्रंश कहेंगे। ठीक है, इन दोनों चित्र को भी आप अपनी कॉपी में बना लें।
इसके बाद में है हमारा सोपानी भ्रंश स्टेप फॉल्ट। जब किसी भूभाग में कहीं भ्रंशन का इस तरह निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल यानी कि फॉल्ट प्लेन के ढाल एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी भ्रंश या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। इस भ्रंश के निर्माण के लिए भ्रंश द्वारा अधक्षेपित खंड का अधोगमन एक ही दिशा में आवश्यक है। तो देखिए, इस तरह का जो भ्रंश है वो सोपानाकार भ्रंश है, क्योंकि इसमें जो भ्रंशों की आकृति है वो आकृति सीढ़ियों की भांति दिखाई देती है, इसलिए इसको सोपानाकार भ्रंश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे भ्रंश समाप्त होते हैं। अगला जो मुख्य बिंदु है ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे छोटा क्वेश्चन जरूर बनता है। रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी, ठीक है, ये भ्रंश से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको इसी के साथ पढ़ना अनिवार्य है। देखते हैं भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। दो सामान्य भ्रंशों के बीच वाले भाग के नीचे धंस जाने के कारण उत्पन्न बेसिन या घाटी को रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। ये जो ग्राबेन है ये जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी लंबी तथा संकरी परंतु अत्यधिक गहरी होती है, ठीक है। ये थी हमारी रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी के कुछ उदाहरण हैं जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं रिफ्ट घाटी के उदाहरण। राइन नदी की रिफ्ट घाटी बसेल तथा बिंचेन नगरों, जो कि जर्मनी में है, के बीच 3200 किलोमीटर की लंबाई तथा 32 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली है। इसके एक और वासजेस तथा हॉर्ज पर्वत तथा दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट तथा ओल्डेन वर्ल्ड पर्वतों का विस्तार है। यह एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संसार की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर के बेसिन में होती हुई जेम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह समुद्र तल से, इसकी जो सतह है वो समुद्र तल से 433.3 मीटर नीचे है। इसके बाद में है दक्षिण कैलिफोर्निया की डेथ वैली यानी कि मृत्यु की घाटी। इसकी तली सागर तल से नीचे पाई जाती है और संभवतः सबसे गहरी रिफ्ट वैली मानी जाती है, डेथ वैली, ठीक है। इसके बाद में है मृत सागर, यह भी एक रिफ्ट घाटी है। मृत सागर जो कि एशिया में है, रिफ्ट घाटी है यह भी एक, जो कि सागर तल से 866.9393 मीटर गहराई पर इसकी तली स्थित है, ठीक है। इसके बाद में है संसार की गहरी ग्राबेन के उदाहरण महासागरों में मिलते हैं, जैसे कि क्यूबा के दक्षिण में बार्टलेट ट्रफ सागर तल से 4.8 किलोमीटर गहरी है। जावा के पास सागर तली से 4.4 किलोमीटर नीचा रिफ्ट ये इस तरह का प्रारूप पाया जाता है। सबसे गहरा डीप यानी कि गर्थ जो है वो फिलिपाइन डीप है, 10.47 किलोमीटर, नाम सुना होगा आपने। स्कॉटलैंड का मध्यवर्ती मैदान भी इस तरह की संरचना है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी वो भी इस तरह की रिफ्ट घाटी है। भारत में नर्मदा नदी की घाटी रिफ्ट घाटी के उदाहरण है। भारत में नर्मदा नदी की घाटी रिफ्ट घाटियों के उदाहरण है, ठीक है। तो ये कुछ रिफ्ट घाटियों के उदाहरण थे, ठीक है। जितने भी देखे हमने ये सभी के सभी रिफ्ट घाटियों के उदाहरण थे। ग्रावेन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ घाटी या नादनुमा गड्ढा होता है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ इतना ही। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे वलन के बारे में, ठीक है, जो कि इस अध्याय का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तो हो गया हमारा जिसका नाम था भ्रंश, और अब दूसरा है वलन, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये नोट्स अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए उसको कॉलेज में अवश्य पूछ लें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।